शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 200 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज जी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इस मैच की शुरुआत करने से पहले आइए देख लेते हैं पिच रिपोर्ट कैसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार संकेत कैसे हैं। यूएस में हमने देखा था कल काफी अच्छा सेशन देखने को मिला, आधे से 1% के आसपास की मजबूती थी, रिकॉर्ड हाईज पे वहां क्लोजिंग देखने को मिली। मार्च 2000 के बाद पहली बार नैस्डैक में हमने देखा 5000 का जो लेवल है वो पार होता नजर आया। अच्छे आंकड़े आए थे। चाइना में रेट कट हुआ था, यूरोजोन में जो डिफ्लेशन की स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा यूएस के मार्केट्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स में भी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन दिन के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतों में हमने देखा गिरावट आई, उसकी वजह से एनर्जी शेयरों में काफी प्रेशर था, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से हल्के होकर हमने देखा कि यूरोपियन मार्केट्स में क्लोजिंग हुई। काफी मिले जुले ट्रेड्स वहां देखने को मिले और ऐसा ही रुझान दरअसल एशियन मार्केट्स में देखने को मिला है। काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स है, कुछ सब मार्केट्स में हम देखने की लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है, कुछ में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला और ऐसे रुझान एग्जैक्ट निफ्टी में भी देखने को मिला। शुरुआत में हमने देखा था 9030 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिले थे। 9000 के आसपास के लेवल थोड़ी देर पहले थे और अब आप देखेंगे 9000 का लेवल भी वहां पे टूटता नजर आ रहा है। तो काफी वॉलेटिलिटी है, काफी मिले जुले ट्रेड्स वहां देखने को मिले। तो इस बीच में क्या इंडियन मार्केट्स में भी आज कंसोलिडेशन का दिन होगा, मिले जुले ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, इसी पर चर्चा करते हैं। आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और किस तरह का ट्रेड होगा आज? संदीप, अभी भी लॉन्ग साइड की ट्रेड ही ज्यादा करनी चाहिए और सेलेक्टर्स ऐसा लगता है कि बजट पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि डाइजेस्ट हो चुका है। थोड़े बहुत फाइन प्रिंट्स आएंगे तो उस पर रिएक्शन हो सकता है, लेकिन व्यू लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए और जहां पे कुछ थोड़ी बहुत एक आध नेगेटिव खबरें हो सकती कर सकते हैं, लेकिन सेक्टर्स का मानना है कि अब धीरे धीरे स्टडी ग्रोथ की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और अब ये बस बहुत स्ट्रांग होती आ रही कि रेट कट पॉसिबल है। तो जो अप्रैल में पॉलिसी आएगी हो सकता है उसमें हो, तो इस वजह से रेट सेंसिटिव हाई बीटा स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए। तो आज भी खरीदारी की रणनीति होगी, एक दो स्टॉक शॉर्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे अच्छी खबरें नहीं है। कल मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया था, क्या आज भी वो ट्रेंड जारी रहेगा? ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही ये ट्रेंड जारी है, क्योंकि लार्ज कैप पिछले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि मिड कैप लार्ज कैप में अच्छे वाले बढ़िया स्टॉक जो मिड कैप के हैं वहां पे फोकस करना चाहिए और डेफिनेटली वहां पे अच्छी मौके हैं आपके पास, क्योंकि अब बड़ा इवेंट मानसून है कि वो कैसा आता है, उसके प्रेडिक्शंस कैसे आते हैं, उसके बाद फिर Q1 की अर्निंग होगी और यूएस की तरफ से तो मना ही हो चुका है। तो बड़े इवेंट के इंतजार से पहले अब मुझे लगता है कि ये रेट कट वाली चीजें हैं और इस पर ही फोकस होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो ओवरऑल बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, काफी दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा और मिड कैप जो स्मॉल कैप्स हैं वही आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसा हमारे सेक्टर से मान के चल रहे हैं और वहीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसलिए 9 बल्लेबाज और एक गेंदबाज हमारी टीम में भी होगा। शुरुआत कहां से करेंगे आप? शुरुआत गेंदबाज के साथ ही करना चाहेंगे और जैसा कि हमने कहा था कि कुछ जहां पे खबरें थोड़ा सा नेगेटिव वहां करना चाहिए। ओएनजीसी और आईओसी इन दोनों के लिए एक नेगेटिव खबर ये है कि बजट में ये कहा गया है कि जिनकी ओवरसीज सब्सिडरीज हैं और उनकी बोर्ड मीटिंग अगर केवल भारत में होती है तो उनके ऊपर पूरा वही हेफ्टी टैक्स लगेगा। दिक्कत यह है कि दोनों ही कंपनियां जो है जब भी कोई प्रोजेक्ट बाहर लेती है, कोई कारोबार शुरू करती है, एक नई कंपनी बनाती है और उस देश में करती है, तो वहां भी टैक्स देंगे और यहां भी टैक्स देंगे। ये डबल टैक्सेशन काफी दिक्कत कर रहा है और दोनों ही कंपनियों से जो मानने ने बात करी तो उसमें उन लोगों को कहना है कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये ओवरऑल सभी कंपनियों के, लेकिन खासतौर पर ये दो पीएसयूज हैं जिनके ओवरसीज प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और कंटिन्यूसली ये स्टेक लेते रहते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू करते रहते हैं। हाल ही में भी जो एलएनजी प्रोजेक्ट शुरू किया उसकी जैसे दिक्कत आ रही है, तो सेक्टर्स को लगता है कि ये जो क्लैरिटी अगर नहीं आती है तो ये इन कंपनियों में काफी भारी पड़ने वाली है कि केवल बोर्ड मीटिंग अगर भारत में आप करते हो ओवरसीज में आपका बिजनेस है तो डबल टैक्सेशन होगा। तो आईओसी में लगता है शॉर्ट करना चाहिए, 310 का लक्ष्य लेते हुए यहाँ पे बिकवाली करके चले और ओएनजीसी में भी आईओसी माफ कीजिए 338 के टारगेट के साथ शॉर्ट करें और ओएनजीसी में 310 के टारगेट के साथ शॉर्ट पोजीशन बना चलना चाहिए। संदीप, शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ ही करना चाहेंगे। सबसे पहले एक ऑटो काउंटर टीवीएस मोटर, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। कल हमने देखा था जो फरवरी महीने के सेल्स के आंकड़े आए थे, ज्यादातर कंपनियों ने निराश किया था, एक मिला जुला रुझान था, लेकिन टीवीएस मोटर चूंकि ज्यादातर कंपनियों के नंबर्स खराब आए थे, खासतौर पर बजाज ऑटो जिसमें हमने 4% तक के जो डाउन साइड है वो भी देखे थे दिन के दौरान, तो उस लिहाज से इस काउंटर में भी हमने देखा ऊपरी तरह से हल्का होकर काउंटर बंद हुआ था और बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के नंबर्स आए थे। 5% के आसपास की सेल्स की ग्रोथ का अनुमान था फरवरी महीने में, 15% के आसपास की टोटल सेल्स में इसमें बढ़त देखने को मिली है। एक्सपोर्ट्स में 35%, थ्री व्हीलर में 23% के आसपास की बढ़त आई। तो जो एक्सपेक्टेशन थी और उससे कहीं बेटर नंबर्स आए और जिस तरह से स्टॉक ऊपरी तरह से हल्का होकर बंद हुआ था कल, हमें लगता है कि नंबर्स के बाद आज अच्छा खासा रुझान इस काउंटर में देखने मिल सकता है। 281 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 266 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको फिर से तेजी करने के मौके देखने चाहिए। दरअसल एस्मा की ट्रीटमेंट के लिए जो टेबलेट है उसके लिए यूएस एफडीए के और सिनको
एक AND अप्रूवल मिला, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आज काफी पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में देखने मिल सकता है। लास्ट टाइम मुझे याद है इनको एक AND के लिए अप्रूवल मिला था, उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बनता हो जाया था। ऐसे ही मूव हमें लगता है कि आज फिर से इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तेजी करके चलें, आज के लिए 165 का टारगेट होगा। अगर आपको लेवल स्क्रीन में दिखे तो फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करें, लेकिन 157 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए स्ट्रेट में। और आइए अब जानते हैं मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक्स। IDFC होगा हमारा डिपेंडेबल खिलाड़ी और सेक्टर्स को लगता है इस पे फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से इंफ्रा पे फोकस सरकार ने किया है, पूरे बजट का अगर आप लब्बो आप देखें तो उसमें एक ही थ्रस्ट दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया जाना है। तो वहां पे जो इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनी है उनको बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और नितिन गडकरी ने खुद ही बताया करीब 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इमीडिएटली रिलीज किए जा रहे हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि इसका बड़ा चंक IDFC के पास आएगा। और क्योंकि इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनी है, आगे जाते हुए सितंबर के आसपास ये प्रॉपर बैंक के तौर पर भी सामने आएगी। तो सेक्टर्स को लगता है कि सारी पॉजिटिव खबरें अगर आप देखें तो इससे इसको काफी फायदा हो सकता है। और यही वजह है कि इसमें लगातार बाइंग देखी जा रही है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग का एवरेज जो है इसमें लगातार बढ़ रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि ये आपके फोकस में होना चाहिए, इसीलिए डिपेंडेबल के तौर पर रखा कि इसमें आप पोजिशनल ट्रेड आराम से बना सकते हैं। 188 का टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजिशन रखें और 180 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। संदीप, मिड कैप निकालना हमने देखा सेंसर और निफ्टी का आउट परफॉर्म किया था और शायद आज फिर से वही ट्रेंड जारी रह सकता है। इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप फिर से एक UB होल्डिंग्स, इसे हमने मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे चुना है। एक डीपली अंडरवैल्यूड स्टॉक है और अब शायद धीरे धीरे शायद ये जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके रडार पे आ रहा है। विजय माल्या की होल्डिंग कंपनी है और हमने देखा था जब वो ट्रबल में आए थे तो उन्होंने अपना जो यूनाइटेड स्पिरिट्स में हिस्सा था उसे डियागियो को बेच दिया था। और अब बाजार में चर्चा दरअसल ऐसी चल रही है कि वो अपना जो बियर बिजनेस है जो कि यूनाइटेड ब्रिवरीज के अंडर आता है उसको भी वो बेचने की तैयारी कर रहे हैं और काफी एडवांस स्टेजेस पे बातें चल रही है और माना जा रहा है कि डील बहुत जल्द होगी। ऐसी बाजार में दरअसल बज काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि विजय माल्या की जो किंगफिशर हाउस है उसको SBI का जो कंसोर्शियम है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि ये कंपनी दरअसल 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो डेट है वो उसे पे नहीं कर पाई थी। और यूनाइटेड ब्रिवरीज और UB होल्डिंग्स इस डील के दरअसल गारंटर थे और पिछले हफ्ते इनको 60 दिन का एक नोटिस भी जारी हुआ है। तो उस लिहाज से ये जो नोटिस मिला है उसके बाद विजय माल्या ने दरअसल अब यूनाइटेड ब्रिवरीज में अपनी जो हिस्सेदारी जो कि 36% के आसपास की है उसको हेनिकन को बेचने के लिए बातचीत काफी तेज कर दी है। हेनिकन इस कंपनी में करीब 39% के आसपास का हिस्सा होल्ड करता है और हमारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं ऐसा पिकअप करेगी 31 मार्च से पहले ये डील हो जाएगी, क्योंकि एक टैक्स एंगल दरअसल इस डील में इन्वॉल्व है। और चूंकि यूनाइटेड ब्रिवरीज का स्टॉक ऑलरेडी 1,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए हमें लगता है कि UB होल्डिंग जो कि काफी अंडर वैल्यूड है और 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, उस काउंटर में आप अपना पोजीशन है इस न्यूज के चलते आप बना के चले, क्योंकि हाई बीटा नेचर है और जब भी कोई अच्छी खबर आती है हम देखिए काफी स्विफ्ट मूव दरअसल इस काउंटर में देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने देखा था जब जिग्नेश शाह एग्जिट हुए थे MCX से, वहां पे काफी अच्छी तेजी बनी थी। FT में भी काफी अच्छे गेंस बने थे। सुजलॉन में ही हमने एक सेम स्टोरी आती हुई देखी थी और अब जब विजय माल्या इस कंपनी से एग्जिट होंगे तो उसमें UB होल्डिंग्स में हमें लगता है काफी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड वैसे भी फेवरेबल है, इसलिए हमें लगता है कि 27 रुपए तक के लेवल आसानी से इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट अगर इस डील की पुष्टि होती है तो मौजूदा लेवल से काउंटर डबल भी हो सकता है। तो उस लिहाज से इस काउंटर को आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। UB होल्डिंग्स में खरीदारी करके चले, यही होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। चलिए रुकते एक और छोटे से ब्रेक लिए, लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे मिड ऑर्डर स्टॉक्स। मिडिल ऑर्डर में HDFC पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और उनका मानना है कि आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे फोकस करना चाहिए और लीडर है तो इसके साथ जाना चाहिए। ताजा रिपोर्ट जो क्रेडिट स्विस की आज आई है उसमें भी कहा गया है कि स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा और सिलेक्टर्स का मानना है कि इस पूरे साल में 1% से ज्यादा की कटौती की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन WPI नेगेटिव में है, CPI बहुत नीचे आ गया और लक्ष्य रखा गया कि 6 से ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा, तो वो सारे माहौल बनते थे। इसका हाउसिंग फॉर ऑल की भी अनाउंसमेंट की गई बजट में, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आपको फोकस रखना चाहिए और मुझे लगता है कि HDFC आज आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग का मौका देगी और यहाँ पे खरीदारी करके चुने। 1360 का लक्ष्य होना चाहिए, 1330 पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। एडलवाइस अगला स्टॉक है और सेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी करना चाहिए। इसको एक केवल ब्रोकिंग हाउस की तरह नहीं देखना चाहिए, ब्रोकिंग हाउस से कहीं ज्यादा इसमें इंश्योरेंस है, इसमें कमोडिटी का बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स के भी तरफ कंपनियां बढ़ रही है और मर्चेंट बैंकिंग भी है। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इस पर फोकस करना चाहिए। हाल में इनको जो इन्होंने NCD लॉन्च किया फुल्ली सब्सक्राइब हुआ सक्सेसफुली, सेक्टर्स को लगता है वो भी एक अच्छा ट्रिगर है। 75 के लक्ष्य के साथ एडलवाइस में आप खरीदारी करके चले। केशोराम इंडस्ट्रीज लगातार खबरों में रहता है स्टॉक, इसमें जो यूनिट सेल वाली खबरें चलती रहती हैं और सेक्टर्स को लगता है कि वो
जल्दी आपको फ्रक्टिफाई होती हुई दिखेंगी, कुछ समय में ही आपको ये खबर आती हुई दिखेगी, इसलिए इसमें लगातार रैली दिख रही है। कल भी इस स्टॉक में अच्छी 5-7% की तेजी बनती हुई दिखी थी। हमें लगता है ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक खबर नहीं आती, और ये उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक ये खबर आ जाएगी। 145 के टारगेट के साथ केशवराव इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हैं और 130 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। संदीप, टीडीके प्रेस के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कल अगर आप फंड एक्शन पर नजर डालें तो उसमें नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने इस कंपनी के 1.6 लाख शेयर्स 3025 प्रति शेयर के आसपास खरीदे हैं। 1.75% ऑलरेडी वो इस कंपनी में होल्ड करते थे। करीब 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी उनकी ओर से और यहाँ पे खरीदी गई है, लेकिन कार्टिका कैपिटल लिमिटेड की ओर से इतने शेयर यहाँ पे खरीदे गए। लेकिन हमें लगता है कि नालंदा इंडिया इक्विटी फंड का यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाना वो ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो उस लिहाज से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। इसलिए 3100 का टारगेट लेके इस काउंटर में खरीदारी करके चले। 3020 रुपए के आसपास का आपको इस काउंटर में स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। नैटको फार्मा ये होगा अगला काउंटर जहां पे हमारे सेक्टर्स में आते हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं। हेपेटाइटिस सी का जो एक ब्लॉकबस्टर ड्रग है उसके जेनरिक वर्जन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनको एक वॉलंटरी लाइसेंस मिला है, जिसके चलते इंडिया में इस दवा का जो जेनरिक वर्जन बनाने के लिए ये कंपनी एक स्टेप और क्लोजर हो गई है, तो वो हमें लगता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जिसके ऊपर आज हमारे सेक्टर्स में आते ही काउंटर काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। 1470 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। 1400 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इप्का लैब्स यहाँ पे भी कुछ फंड एक्शन हुआ है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट फंड ने इस कंपनी के 10 लाख शेयर कल अक्वायर किए हैं 662 रुपीज के आसपास, और उसके ऊपर जाकर कल हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि जेनरस कॉन्ट्रेरियन फंड ने इस कंपनी के इतने शेयर यहाँ पे बेचे भी हैं, उन्होंने अपना हिस्सा करीब 5% के आसपास से यहाँ पे निकाला है। लेकिन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो एंट्री हुई है वो हमें लगता है ज्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी आज पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। 685 का लक्ष्य लेकर इस फंड एक्शन के चलते हमें लगता है आपको खरीदारी करना चाहिए। 652 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं फ्री हिट स्टॉक्स। एक छोटी मिड कैप कंपनी है, सेलेक्टर्स को लगता है वहां पर फोकस करना चाहिए, और बारट्रॉनिक्स को सेलेक्टर्स ने चुना है फ्री हिट के तौर पर। और जैसा कि हम लोग शुरू में बात करते हैं संदीप की मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इसीलिए सेक्टर्स ने इसको फ्री हिट के तौर पे चुना है। और जब भी इसको रेकमेंड किया गया 2020 तौर पे अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिखाए हैं। सेक्टर्स का मानना है कि ऐसे स्टॉक्स जो काफी वैल्यू रखते हैं और उसकी प्राइसिंग काफी इस समय नीचे है, वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। और जो बहुत ट्रबल्ड कंपनियां थी उनके रिवाइवल के संकेत मिले। हाल में आपने देखा होगा सुजलॉन को जिस तरीके से इन्वेस्टर ने पसंद किया, एक नए उसमें इन्वेस्टर आए, उसके बाद से एक पूरी तरीके से री रेटिंग हुई स्टॉक की। हमें लगता है कि इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी आपको देखेगी। ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स इस स्टॉक में बनते हुए दिख रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार फोकस किया गया है डिजिटल इंडिया और एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और रेलवे में जिस तरीके से पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उसका बड़ा बेनिफिशियरी बारट्रॉनिक्स होगा, क्योंकि तमाम सारे प्रोडक्ट्स इनके जो है उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। और एक बड़े हमको लगता है कि ऑर्डर की उम्मीद भी उसमें की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इनके प्रोडक्ट है वो बार कोडिंग, RFID, बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो लगातार सारे सेंट्रल ऑफिसेज में, सारे ऑफिसेज में बायोमेट्रिक इक्विपमेंट लगवाए गए थे और वो काफी सक्सेसफुल है। और सेक्टर्स का मानना है कि ये ऐसे तमाम सारे जो उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसका बड़ा बेनिफिशियरी बारट्रॉनिक्स होगा। और वैसे भी ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स की नजर है और जो स्टॉक्स आगे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए बारट्रॉनिक्स लगातार सेक्टर्स के रडार पे है और इसको वो रेकमेंड करें कि यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चूंकि वैल्यू के हिसाब से काफी सस्ते में मिल रहा है, वैल्यूएशन काफी कम है, तो अगर कोई भी कहीं से भी अच्छी बाइंग आती है तो स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। 45 करोड़ मात्र मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसके जो प्रोडक्ट्स और वैल्यूज हैं वो उसमें काफी ज्यादा इंटीग्रेट। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपके लिए आज अच्छा ट्रेड बनता है। और जो विजन लेकर गवर्नमेंट चल रही है IPO उसको थ्रू डिजिटल इंडिया को इम्प्लीमेंट करना, उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा। 16 रुपए का लक्ष्य रखिए, 13.50 पे स्टॉप लॉस, बारट्रॉनिक्स में खरीदारी करिए। आंसर हाउसिंग होगा आज का हमारा फ्री स्टॉक, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है और जैसे हमने सुना है एक रियल एस्टेट क्षेत्रीय कंपनी। लेकिन आपको बता दें रियल एस्टेट के साथ साथ ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी है, और द ग्रेट कबाब फैक्ट्री के नाम से ये कंपनी अपने रेस्टोरेंट्स को रन करती है। और चर्चा दरअसल बाजार में ऐसी चल रही है कि ये कंपनी दरअसल अपना जो नॉन कोर कारोबार है, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उसे बेचने की योजना बना रही है और अपना जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करना चाहती है। हमें लगता है कि ये जो खबर है दरअसल काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। तो कुछ बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट दरअसल इस कंपनी को लेकर होने वाला है, ऐसी बाजार में चर्चा चल रही है। और इसी के चलते हमें लगता है कि एक बड़ी रैली दरअसल इस फॉर्मल अनाउंसमेंट के पहले इस काउंटर में देखने मिल सकती है। क्या एग्जैक्ट नेचर है इस अनाउंसमेंट का वो हम नहीं जानते, लेकिन ये जो काउंटर है वो दरअसल एक हाई बीटा नेचर का है, तो उस लिहाज से इस अनाउंसमेंट से पहले इस बात के चलते हमें लगता है काफी अच्छे मूव्स इस काउंटर में, काफी स्ट्रांग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी हमें लगता है कि ये काउंटर एक ऐसा है जो कि मौजूदा लेवल से डबल होने का भी पोटेंशियल लगता है, और काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे जो डबलिंग है वो देखने को मिल सकती है। पहली बात ये, प्रोमोटर्स लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी जो हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। फिलहाल वो 57.5%
हिस्सा होल्ड करते हैं। केवल 200 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप, यानी कि फ्री फ्लोट केवल 95 करोड़ रुपए के आसपास का है। दूसरी बात यह है कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। एफडीआई कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में तो 100% जो एफडीआई है उसकी भी तो मंजूरी दी गई थी, लेकिन साथ साथ बजट में भी जितने भी रीट्स से जो टैक्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया गया, जिसके चलते रीट्स की जो लिस्टिंग है उनमें मदद मिलेगी, जो कि आंचल हाउसिंग के लिए हमें लगता है काफी बड़ा पॉजिटिव है। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 उसकी बात भी सरकार कर रही है। 6 करोड़ नए यूनिट्स बनेंगे तो उसकी बेनिफिशियरी भी ये कंपनी होगी। और इसके साथ साथ कल हमने देखा था ये कंपनी अपने जो 52 वीक हाई है उसके बेहद क्लोज पहुंची थी। केवल 75 पैसे के आसपास की दूरी थी वहां से, 37 रुपए 60 पैसे के आसपास का वो लेवल था। हमें लगता है वो आज आसानी से यहाँ पे ब्रीच होगा, क्योंकि वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव है। 68 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू और स्टॉक अगर आप देखें 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और केवल 4 टाइम्स का जो पी मल्टीपल है उसके ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। चौथा रीजन ये आरबीआई की ओर से हमने देखा था फरवरी की पॉलिसी से पहले मिड जैन में क्रेडिट कार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, और फरवरी में उन्होंने पॉज किया था, जिसमें उनका ऐसा कहना था कि वो बजट का अनाउंसमेंट देखना चाहते हैं। और बजट अब पीछे हो चुका है, बजट का इवेंट खत्म हो चुका है, तो उसके बाद अब यहाँ पे जैसे नीरज जी भी कह रहे थे कि कभी भी आरबीआई की ओर से जो रेट कार्ड का अनाउंसमेंट है वो देखने मिल सकता है, जो कि इस पूरे सेक्टर के लिए हमें लगता है बहुत काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। और जितनी भी रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियां हैं उसके विपरीत इस कंपनी के ऊपर वर्चुअली ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, और पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का, डिसेंट प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है। और पिछले 5 साल में इनफैक्ट इस कंपनी जो सेल्स है उसमें 3 गुना के आसपास की जो बढ़ोतरी है वो हमने देखी। इसलिए हमें लगता है कि 40 रुपए तक के जो लेवल्स हैं इन पॉजिटिव से चलते इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये अपना नॉन कोर कारोबार बेचते हैं तो यहां से मीनिंगफुल अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 40 का टारगेट लेके आंचल हाउसिंग में खरीदारी करके चले, यही होगा आज का हमारा फ्री हिट स्टॉक। चलिए रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे और आपको बताएंगे आखिर के 3 स्टॉक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है पिंजरा स्टॉक जानने का। सबसे पहले होटल लीला, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं आपको खरीदारी करना चाहिए। खबरें ऐसे निकल के सामने आ रही है कि गोवा और चेन्नई की कुछ प्रॉपर्टीज बेच के ये कंपनी अपना जो कर्ज है करीब 4,900 करोड़ रुपए के आसपास का उसको कम करना चाहती है। हालांकि पहली बार नहीं है कि ऐसी खबरें निकल के सामने आई, लेकिन हमें लगता है कि हाई बीटा नेचर का काउंटर है और जब भी अच्छी खबरें आती हैं पॉजिटिव रिएक्शन इस काउंटर में देखने को मिलता है। इसलिए खरीदारी करें, 22 रुपए 20 पैसे के आसपास का टारगेट होगा। इसके साथ साथ एआरएसएस इंफ्रा कल हमने देखा था, इंफ्रास्पेस की काफी सारी कंपनी जिनमें काफी अच्छे मूव हमने आते हुए देखे थे। चाहे आप आईवीएससीएल की बात करें, अशोका बिल्डकॉन की बात करें, खासतौर पर जो रोड पे फोकस करती हैं, और जिस तरह से रेल रोड और साथ ही साथ इंफ्रा के लिए जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात यहां पे की गई है वो हमें लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो इस काउंटर में हमें लगता है कि आज एक कैचअप रैली देखने को मिल सकती है। 49 के आसपास का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 4650 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जीएसपीएल या जिंदल स्टील एंड पावर, इसमें बिकवाली की राय होगी। एकमात्र गेंदबाज हमारी टीम का, कल भी हमने शॉर्ट करने की राय दी थी। गारे पाल्मा 4/2 और 3 जो इन्होंने ब्लॉक जीते थे 108 रुपए प्रति टन के आसपास, उसकी जो प्राइसिंग को लेकर कुछ कंप्लेंट्स आई थी उसके चलते सरकार 3 या 4 ऐसे ब्लॉक्स है जिनकी ऑक्शन को फिर से एक बार विचार कर रही है, तो उसका एक जो हैंगओवर है हमें लगता है आज भी जारी रहेगा। इसलिए बिकवाली करें। 182 का टारगेट होगा, 182 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। नीरज जी, यूनिटेक अगला स्टॉक होगा। सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी यहां करनी चाहिए। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि हाई बीटा स्टॉक्स और रेट सेंसिटिव्स पे फोकस करना चाहिए, उसी दिशा में ये भी है। यूनिटेक में मुझे लगता है ट्रेडिंग बाउंस एक बनेगा। 2150 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। सिप्ला फार्मा कंपनी में फोकस रखिए कि एक आज डिफेंसिव आपके टीम में जरूर होना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छी खासी बाइंग देखी जा रही है। तो केवल ट्रेडिंग बेट है, कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज में कोई बहुत बदलाव नहीं है। 725 के लक्ष्य के साथ सिप्ला खरीदारी करें। और सीमेंस अगला स्टॉक होगा। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे फोकस करना चाहिए। कंपनी काफी वाइज है, कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ में है, और सेक्टर्स को लगता है जिस तरीके से सरकार रेलवे सब तमाम चीजों में ट्रांसफॉर्म करने वाली है उसका बड़ा बेनिफिट सीमेंस जैसी कंपनियों को डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चलें। 1425 के आसपास का टारगेट होगा और 1390 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसी के साथ मुझे और संदीप को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि सीएमबीसी आवाज पर तुरंत लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन हर्षदा और अनिल, और वहीं बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर।